दोस्तों इस वीडियो में कनाडा के अंदर भारत को मिली एक बड़ी कूटनीतिक जीत, जिसके तहत कनाडा ने अब खुद माना है कि उसके देश से भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियां चल रही है। इसके अलावा इजरायल और ईरान के अंदर से कई लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वर्ल्ड अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। पहले बात करते हैं कनाडा और भारत की। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री के इनविटेशन पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में कनाडा के अंदर पहुंचे और इस दौरे के तुरंत बाद काफी कुछ बदलाव भारत और कनाडा के रिश्तों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां भारत की तरफ से वापस से कनाडा में एम्बेसडर की नियुक्ति की गई, तो वहीं कनाडा की तरफ से भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की बात कही गई और अब कनाडा ने एक बड़ी बात कबूली है। कनाडा की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मान लिया है कि कनाडा की जमीन का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकी भारत में हिंसा फैलाने की योजना और फंडिंग के लिए कर रहे हैं। अब तक भारत जिस बात को बार बार कहता आ रहा था, उसे अब खुद कनाडा की खुफिया एजेंसी ने स्वीकार कर लिया है। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ है। कनाडा की CSIS ने अपनी नई रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, खालिस्तानी चरमपंथी कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत में हिंसा फैलाने, उसे फंड करने और योजना बनाने के लिए कर रहे हैं। ये पहली बार है जब एक्सट्रीमिज्म शब्द का उपयोग खालिस्तानी गतिविधियों के लिए किया गया और ये भारत की उस चेतावनी की पुष्टि है जो कि 1980 के दशक से देता आ रहा है। यह रिपोर्ट है पब्लिक रिपोर्ट ऑन द थ्रेट टू कनाडा नेशनल सिक्योरिटी 2024। इसमें न सिर्फ खालिस्तानियों को लेकर गंभीर बातें कही गई है, बल्कि भारत, चीन, ईरान और रूस जैसे देशों पर कनाडा में इंटेलिजेंस एक्टिविटी यानी जासूसी या दखलंदाजी के आरोप भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी संगठन कनाडा में रहकर फंड रेजिंग कर रहे हैं, कट्टरपंथियों को रेडिकलाइज किया जा रहा है और फिर इन संसाधनों का इस्तेमाल भारत में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि कनाडा की फ्री स्पीच और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खालिस्तानी तत्व अपने विचारों को फैलाते हैं। मतलब लोकतंत्र की ढाल के पीछे आतंकी विचार छुपे बैठे हैं। भारत पिछले कई वर्षों से कनाडा को ये कहता आ रहा था कि आपकी जमीन से भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं। खालिस्तानी रेफरेंडम जैसी गतिविधियां भारत की संप्रभुता पर हमला है और आप इन्हें रोकने में असफल रहे हैं या रोकना ही नहीं चाहते। अब जब कनाडा की अपनी एजेंसी ने यह मान लिया है तो ये भारत की राजनयिक जीत मानी जा रही है। आपको याद होगा कि 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, जो कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों में लिप्त था। उस हत्या का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सीधे तौर पर भारत पर लगा दिया था। इससे भारत कनाडा के रिश्ते एकदम ठंडे पड़ गए थे। राजनयिक अधिकारियों को निष्कासित किया गया, वीजा सेवाएं सस्पेंड हुई और व्यापार वार्ता रुक गई। अब जब कनाडा की ही एजेंसी ये कह रही है कि खालिस्तानी आतंकी वहां से भारत में हिंसा फैलाने की साजिश कर रहे हैं, तो ये एक तरह से पिछले आरोपों की खोखलेपन को उजागर करता है। अब सवाल यह है कि भारत इस रिपोर्ट को लेकर क्या करेगा। पहला, डिप्लोमेटिक दबाव बनाएगा। भारत कनाडा से मांग करेगा कि वह खालिस्तानी नेटवर्क्स पर कड़ी कार्रवाई करे, रेफरेंडम जैसी गतिविधियों को रोक लगाए और ऐसे लोगों को भारत को सौंपे जिन पर केस दर्ज है। दूसरा, इंटेलिजेंस कॉपरेशन बढ़ेगा। आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ सकता है। तीसरा, ट्रेड और वीजा पर बातचीत होगी। अब जब तनाव कम हो रहा है तो भारत और कनाडा के बीच व्यापार समझौता और वीजा सेवाएं बहाल हो सकती है। कनाडा के लिए यह स्थिति थोड़ी असहज है क्योंकि वहां की राजनीति में खालिस्तानी संगठनों का अप्रत्यक्ष असर रहा है। अब CSIS की रिपोर्ट के बाद कनाडा के नेताओं को खालिस्तानी समूहों से दूरी बनानी पड़ेगी। वहीं सिख डायस्पोरा के भीतर जो कट्टरपंथी है, उन्हें अब ज्यादा निगरानी में रखा जाएगा और फ्री स्पीच बनाम नेशनल सिक्योरिटी की बहस कनाडा में तेज होगी। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद और जिस तरह के जेस्चर कनाडा के नए प्रधानमंत्री की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री के लिए और भारतीयों के लिए दिखाया गया, इसके बाद अब देखेंगे कि दोनों देशों के रिश्तों में आगे और भी सुधार आएगा। यह सब एक पॉजिटिव शुरुआत है। कनाडा भारत की तरफ इसलिए भी अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते खराब चल रहे हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बता दिया और अपने में शामिल होने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कनाडा ने F-35 की डील को भी अपोज कर दिया है। और ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कई बिलियन डॉलर की ये डील अब कनाडा अमेरिका से शायद नहीं करेगा। यही कारण है कि वह भारत से अब रिश्ते बेहतर करके चलना चाहता है, जो कि पॉजिटिव संकेत है। और हमने देखा है कि जिस भी देश ने भारत के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश की, फिर चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो, नेपाल हो, बाद में जाकर इन सभी देशों ने भारत से रिश्ते बेहतर करना चाहा। और यही चीज अब कनाडा के साथ भी देखी जा रही है। पहले भारत और कनाडा के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की वजह से इसमें काफी कड़वाहट आई। लेकिन अब वापस से ये रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारत नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है और 4 साल बाद वहां के लिए राजनयिक नियुक्त किया है। चीन के साथ भी भारत अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है और अब कनाडा से भी अच्छी खबरें सामने आ रही है। इससे पहले ग्रीस, साइप्रस, अर्मीनिया, क्रोएशिया जैसे नए गठजोड़ भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति इस समय काफी अच्छा काम कर रही है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि इजराइल ईरान को लेकर आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हालात किसी भी वक्त खुली जंग में बदल सकते हैं। ईरान ने पहली बार अपने सबसे घातक मिसाइल सोजील को इस टकराव में लॉन्च किया है। ये वही मिसाइल है जो डांसिंग मिसाइल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये लगातार दिशा बदलती है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। ईरान का कहना है कि ये उनकी सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें 2 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल इंजन होता है, जिसकी वजह से इसे बिना ज्यादा तैयारी के कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और कुछ वेरिएंट की रेंज तो 4000 किलोमीटर तक जाती है। इसका मतलब है कि ईरान अब सीधे अपने इलाके से इजराइल के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकता है और उसे अब सीरिया या इराक में ग्रुप्स की जरूरत नहीं। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह मिसाइल तेजी से दिशा बदलती है और इस वजह से इजराइल का आयरन डोम एरो सिस्टम या फिर पेट्रोइट सिस्टम जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम भी इसे पहचान नहीं पाते। अब सवाल उठता है, इजराइल कैसे जवाब देगा? इजराइल की ओर से एक बयान आया है कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया और डैमेज बहुत कम हुआ, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल ने अपने मीडिया को इस हमले की डिटेल्स रिपोर्ट करने से रोका है ताकि पैनिक ना फैले और ईरान को अपनी सफलता का प्रचार करने का मौका ना मिले। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन इतना तय है कि इस मिसाइल ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती दी है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इजराइल के अस्पताल पर भी हमला किया गया, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि अब ईरान ने सारी हदें पार कर दी है और अब हमारे रडार पर इजराइल के सुप्रीम लीडर खेमनेई भी हैं। इसके अलावा अमेरिका अब इस पूरे विवाद को काफी सीरियस ले रहा है और इस युद्ध में उसकी एंट्री अब किसी भी पल हो सकती है। वहीं कुछ खबरें तो ऐसी भी है कि ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से कई खुफिया जानकारी, साथ ही उसकी जमीन का इस्तेमाल भी अमेरिका कर सकता है। हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट है, ये बात 100% सही है या फिर नहीं ये कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा रूस की तरफ से भी अमेरिका को बड़ी धमकी दी गई है और कहा गया है कि इस युद्ध में अमेरिका अगर हस्तक्षेप करता है तो उसके बुरे परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। साफ है कि ये युद्ध अब काफी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिन में ये और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक जिसको अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं दिखाया जाता, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।